ससुराल के कलेश। गीता अपनी सास नीता के साथ रहा करती थी। कहने को तो दोनों सास बहू में काफी प्यार था, लेकिन घर के अंदर चल क्या रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। सीधे शब्दों में कहे तो भले ही दोनों सास बहू के बीच दिखावे का प्यार था, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर घर के कामों को लेकर कलेश रहता था। पर क्यों? क्या गीता अपने घर में काम नहीं करती थी, या फिर नीता ही अपनी बहू के कामों से खुश नहीं थी? चलिए जानते हैं कहानी में। नीता अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, तभी वो अपनी बहू गीता को आवाज लगाती है। बहू, बहू जरा चाय बना ला, शाम होने को आ रही है। सर दर्द हो रहा है, चाय पीऊंगी तो क्या पता सर दर्द ठीक हो जाए। नीता की आवाज सुनकर गीता अपनी सास को चाय देती है और अपनी सास को ताना मारते हुए कहती है, माँ जी, आपका सर चाय न पीने की वजह से दर्द नहीं हो रहा, बल्कि आपका सर ज्यादा टीवी देखने की वजह से हो रहा है। इसलिए अब ना आप टीवी बंद कर दीजिए, खुद की आंख और टीवी दोनों को ही आराम दीजिए। ये कैसी बात करी है बहू तू? अरे टीवी देखने से किसी को सर दर्द नहीं होता, और वैसे भी मैं यहाँ फालतू की चीज नहीं बल्कि सत्संग सुनती हूँ, उससे सिवाय शांति के कुछ और नहीं मिलता। नीता की बात सुनकर गीता कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। देर शाम गीता अपनी सास के पास जाती है और शाम के खाने के लिए पूछती है, माँ जी, आज शाम को खाने में क्या बनेगा? ये भगवान, शाम के 7 बज गए और तूने अब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया। न जाने आजकल की पीढ़ी का क्या होगा। अरे बहू, तुझे पता भी है, जब हम लोग तेरी उम्र के थे ना, तो हम लोगों का 7 बजे खाना बन जाता था। अरे इस समय तो सब खाना खा रहे होते हैं। माँ जी, मैं पूजा करने गई थी, और पूजा तो शाम को 7 बजे ही होती है ना। बस जुबान चलवा लो। जुबान तो कैंची की तरह काच 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 चलती है। ऐसे ही अगर अपने हाथ भी चला लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? गीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और किचन में जाती हुई कहती है, ठीक है, अगर आप मुझे खाने के लिए नहीं बता रही है तो मैं खुद ही खाना बना रही हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर अगर तूने अपने हिसाब से खाना बनाया तो मैं भी तेरी सास हूँ। देखती हूँ तू मुझे कैसे खाना खिलाएगी। गीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने हिसाब से खाना बनाकर तैयार कर देती है। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो रोहित देखता है कि उसकी माँ खाना खाना तो दूर, खाने को छू भी नहीं रही थी। ये देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो, आपकी पसंद का ही खाना बना है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और ये मेरी पसंद का नहीं है बल्कि बहू ने खुद की पसंद का खाना बनाया है। हाँ, क्या बोल रही हो आप? आप दोनों का किसी बात से झगड़ा हुआ है क्या? देखो रोहित, मैं तो इन छोटे मोटे झगड़ों को नहीं मानती, लेकिन अगर माँ जी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठी रहेंगी तो पता नहीं उनका क्या ही होगा। वैसे माँ जी, आपके समय में लगता है नाराजगी कुछ ज्यादा ही हुआ करती थी, तभी तो आप हर बात पर मुंह फुला लेती हैं। हमारे समय में तो मुंह नहीं फुलाया जाता था, लेकिन लगता है आजकल के बच्चों की आदत है मुंह फुलाने की। बड़ों ने कुछ कह नहीं दिया कि मुंह फुलाकर अपनी मन मर्जी करने लगते हैं, और वो वही करते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो या फिर एक दूसरे को ताना मार रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही रोहित, जो कर रही है तेरी बीवी कर रही है। उसका मुंह बंद करवा ले, घर में अपने आप शांति आ जाएगी। इतना बोलकर नीता वहाँ से बिना खाए चली जाती है और अपनी माँ को भूखा जाता देख रोहित गीता से पूछता है, गीता, सच बताना, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बहस हुई थी जिससे माँ जी ने खाना नहीं खाया? रोहित, मैंने माँ जी को कुछ उल्टा नहीं कहा है, बल्कि आप देख रहे हैं ना, माँ जी ही मुंह फुलाए बैठी है, वो भी इसलिए क्योंकि शाम का खाना मैंने उनसे पूछ के नहीं बनाया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ माँ से बात करने। इतना बोलकर रोहित अपना खाना खत्म करके अपनी माँ के कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाता है। माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। एक रात खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे ऐसा भी क्या हुआ है जो आप इतना गुस्सा हो गई है? देखिए, मैं मानता हूँ कि गीता की गलती है, लेकिन आप बड़ी है ना, आप उसको माफ कर दीजिए और इस गुस्से को छोड़ दीजिए। देखो, खाने में शाही पनीर बनी है, आपको शाही पनीर काफी पसंद है ना? रोहित जैसे तैसे अपनी माँ को मना लेता है और उसको खाना भी खिला देता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नीता और गीता की लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है। घर में आए दिन ऐसे कलेश को देखकर रोहित अपने घर से काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो अपनी माँ को तो कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, तुम माँ से इतना क्यों लड़ती हो? रोहित, मैं माँ जी से नहीं लड़ती, माँ जी हर चीज में अपना समय बताने लगती है। मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। अरे उन्हें समझना चाहिए कि अब उनका समय नहीं रहा। मेरे भी कुछ सपने थे,
शादी के बाद लेकिन माँ जी के चलते उन्हें त्याग दिए। माँ जी को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो इसलिए मैं उन्हें उल्टा जवाब तक नहीं देती। सारा काम अकेले करती हूँ। कभी माँ जी को कुछ काम नहीं करने देती, लेकिन फिर भी माँ जी ऐसा बोलती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गीता तुम ही सोचो, मैं किसे कहूँ? मैं माँ को कुछ बोल नहीं सकता, मैं उन्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्हें कुछ कहूंगा तो वो कहेंगी मुझे तुमने भड़काया है, उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें तो कह सकता हूँ ना। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन रोहित अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। माँ जी हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो माँ जी मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। कोशिश करो गीता चुप रहने की। तुम खुद बताओ, अगर माँ बोलती रहेंगी और तुम माँ जी को कोई जवाब ही नहीं दोगी तो माँ जी अकेले कितना बोलेगी। रोहित गीता को जो समझाना चाह रहा था वो गीता आसानी से समझ जाती है, लेकिन उन दोनों की ये बातें दूर खड़ी नीता सुन रही थी। नीता उस समय किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस गीता के बच्ची ने मेरे बेटे के अंदर इतना जहर घोल दिया है कि अब मेरा बेटा मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी नीता है। अगर मैं अपने बेटे की नजरों में बुरी बन ही चुकी हूँ तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी कि उसकी बीवी गलत है, ना कि उसकी माँ। इतना बोलकर नीता अब चादर तान कर सो जाती है और अगली सुबह नीता 5 बजे ही गीता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही गीता अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो अपनी सास को अपने हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ा देख हैरान हो जाती है। बाजी, अब सुबह सुबह वो भी हाथ में पूजा की थाली लिए? इतनी जल्दी पूजा क्यों कर ली आपने? अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं। बहू, वो इसलिए क्योंकि तुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, और मैं तुझे कितना सुनाऊंगी। सुनाने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो सोचा बार बार तुझे बोलकर अपना मुंह क्यों खराब करूं। इससे तो अच्छा है मैं खुद ही सब मैनेज कर लूं। खैर, इन सबको छोड़ो और आरती ले ले। नीता की ये बात गीता के सर से ऊपर जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास को हुआ क्या है। गीता अब आरती लेती है। नीता वहाँ से पूजा की थाली लिए चली जाती है और उसके जाती ही गीता अपने पति रोहित को उठाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे करने दो ना यार माँ को जो करना है। 4 दिन करेंगी फिर खुद थक जाएंगी, फिर तुम्हारे पास ही आएगी। इतना ओवरलोड मत लो, सो जाओ। रोहित की बात सुनकर गीता आराम से सो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नीता काम करती रहती और गीता आराम करती रहती। ऐसे ही एक दिन गीता नहा कर आती है, जहाँ वो देखती है ना तो घर में कोई काम हुआ है और ना ही खाना बना है। ये देखकर वो सीधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, अब तक आपने घर का काम नहीं किया? आज क्या हुआ? आज आपके अंदर आलस आ गया क्या? मैंने तो सुना था कि पुराने जमाने के लोगों में काफी फुर्ती होती थी। बहू, तू महान है, तू ही इस घर को संभाल है। तुझे देर से उठना है, बिन नहाए किचन में जाकर खाना बनाना है। जा, तुझे जैसा करना है, जो करना है कर। पर माँ जी, अचानक आपको हुआ क्या? गीता की बात का जवाब देती उससे पहले रोहित बीच में बोल पड़ता है। हमारी पड़ोस वाली आंटी भी माँ की तरह ही उत्साह में आ गई थी और माँ की तरह काम कर रही थी, पर उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और अब वो हॉस्पिटल में है। उन्हें देखकर मैंने माँ को समझाया और उन्हें समझ में आ गया कि अब के लोगों को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। हाँ बहू, और वैसे भी मुझे मेरी बॉडी और मेरी जान दोनों ही प्यारी है, इसलिए आपसे तू ही संभाल, जैसे संभालना है। ये सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं और इस तरह अब गीता अपने हिसाब से घर चलाने लगती है और अब उसके घर में कलेश बिल्कुल नहीं होता। भाई, बड़े घर में कौन शादी करना नहीं चाहता, या कौन नहीं चाहता कि ससुराल की पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन उनकी बेटी बने। बस यही चाहत ने करवा दी राधिका की शादी 2 कजिन भाइयों से। देखिए जेठानी जी, भले राधिका आपकी भी बहू है, लेकिन पसंद तो मेरे बेटे ने पहले किया था। किया था तो क्या? अरे बड़ा तो मेरा बेटा है, उसे मेरे बेटे के साथ रहना होगा। भले ही तू सास वाले सारे रस्में उसके साथ कर ले, लेकिन बहू तो वो मेरी ही रहेगी। वहीं राधिका, जिसकी माँ ने समझा कर भेजा था कि जान जाए पर प्रॉपर्टी ना जाए। अरे यार, ये स्यापा भी ना जाने कब निपटेगा। माँ जी, मैं तो सोने चली। वो क्या है ना, शादी की रस्में वो भी 2-2 बार करने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब मैं ना सोने जा रही हूँ। डिसाइड हो जाए कि मैं किसकी बहू हूँ तो बता दीजिएगा। राधिका सोने चली जाती है। वहीं शाम को दोनों भाई आराम से बैठते हैं कि अरे यार, तू क्या बच्चे की तरह पीछे लगा है? कर लेना कंप्रोमाइज, राधिका को तलाक दे दे। ले,
अभी तो सहरे के दाग सर से उतरे नहीं, हल्दी भी छूटी नहीं शादी की, और तू तलाक की बात कर रहा है। अरे यार, सुहाग रात तो मनाने दे। देख, तमीज से बात कर ले। तेरी भाभी है वो भी माँ जैसी। देख, मजाक की भी हद होती है। पहले राधिका को मैंने पसंद किया था, ये तो तू बीच में आ गया। उधर जेठ जेठानी की अपनी कहानी चल रही थी। क्या जरूरत थी राधिका की शादी अपने बेटे से कराने की? तू तो जानती थी कि वो छोटे की पसंद है। वो क्या है ना, मैं बड़ी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि छोटे बेटे की शादी पहले और मेरे बेटे की शादी बाद में हो? फिर आप तो जानती ही हो ना कि अनुज को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ऐसे में उसे राधिका पसंद आ गई। अरे पता है कितने साल बाद कोई लड़की अच्छी लगी है उसे। हाँ, लेकिन अब एक दुल्हन के 2 पति और 2 सास, पता नहीं बेचारी क्या करेगी। वहीं अपने कमरे में देवरानी अपने पति से बात कर रही थी। देखा भाभी को, जलन तो इस औरत के अंदर से कम होगी ही नहीं। मेरे बेटे ने लड़की पसंद की, हम रिश्ता लेकर गए, ये बात फाइनल भी हमारे बेटे के साथ हुई, और आ गई ये बीच में। अरे देखा जाए तो भैया बड़े हैं, और अनुज भी रोहित से बड़ा है। ऐसे में अनुज की शादी राधिका से ठीक थी। पर मैं तो सोच रहा हूँ कि राधिका के माँ बाप कैसे हैं, जो अपनी एक लड़की की शादी 2-2 लड़कों से करा दी। वो भी छोड़ो, देवरानी जेठानी की एक बहू। अब तो उस बहू को भगवान बचाए। होता भी वही है जिसका डर होता है। अगले रोज, राधिका नाश्ता कहाँ है? मेरा नाश्ता लगाओ। राधिका देवरानी को नाश्ता देने ही वाली होती है कि राधिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? और पता है ना, मैं ये पूड़ी कचौड़ी नहीं खाती। हल्का नाश्ता देना मुझे, हल्का। राधिका जेठानी सास के लिए पोहा बनाकर दे रही होती है कि वो क्या है ना, जेठानी जी की उम्र हो रही है तो वो ऐसा ही खाती हैं। बुढ़ापे में भी इनकी बहू आई नहीं और मेरी बहू से काम चला रही है। कैसे आई नहीं है? ये जो राधिका जिसे तू बेशर्म की तरह पूड़ी बनवा रही है ना, ये मेरी बहू है, मेरी। लेकिन पसंद तो रोहित की ही थी ना। पसंद तो मैं अमिताभ बच्चन को भी करती हूँ, तो वो तो मेरा पति नहीं होगा ना, रहेगा तो जया भाभी का ही ना। जया भाभी कौन है मम्मी जी? अरे वो जया बच्चन, अमिताभ की बीवी। उन्हें बोला जया भाभी। राधिका सर पर हाथ पकड़ लेती है कि क्या परिवार है। पहले तो शादी करवा दी, अब लड़ रही है कि बहू किसकी। बहू वो क्या है ना, शाम को तुझे देखने लोग आ रहे हैं, वो जो भी शगुन का लिफाफा दे वो सास को देना होता है। समझ रही हो ना? राधिका तो समझ रही थी कि शगन का लिफाफा सास को देना होता है, लेकिन कौन सी सास को, वो समझ में नहीं आया शाम को। अरे क्या मजबूरी थी बहन कि एक बहू दोनों ले आई? देखिए बहन, वो अनुज का तो पता ही है, कब से लड़की दिखा रही थी, कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। अब राधिका को पसंद किया, बोल रहा था इससे शादी नहीं हुई तो कभी शादी नहीं करेगा। हाँ, रोहित भी तो राधिका को पसंद करता था। उसकी शादी की बात राधिका के पापा से चल भी रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ये बड़ी बनकर आ गई तो क्या करे। अरे तो तू छोटी बनकर रहने देती। तेरा रोहित तो सुंदर है, उसे क्या कमी थी लड़कियों की? और क्या, समझाओ उसे, अच्छा लगता है क्या भला, एक बहू और 2-2 सास। पड़ोसन का तो काम हो गया था। वो दोनों देवरानी जेठानी के बीच माचिस लगा चुकी थी। अब शगुन का लिफाफा दिया और निकल जाती हैं। राधिका के हाथ में लिफाफा एक, सामने सास 2। हे भगवान, क्या करूं, किसे दूं लिफाफा? आज पता चल जाएगा कि ये लड़की मन ही मन किसे अपनी सास मानती है। वहीं राधिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दोनों सास को सामने देखकर उसे आइडिया आ जाता है। वो लिफाफा खोलती है और पैसे अपने पर्स में रख लेती है। आप दोनों में से जिसे भी लिफाफा लेना है बता दो, यहाँ रख दिया है मैंने। वो क्या है ना, आप लोगों ने ही कहा था कि लिफाफा तो सास का होता है। तो ले लीजिएगा लिफाफा। दोनों सास हैरान रह जाती हैं कि बहू तो उन लोगों से भी 4 हाथ आगे निकली। दीदी आप बड़ी है, आप ही रख लो लिफाफा। अरे बड़ी होने का इतना ही सम्मान रखना था तो बहू ही दे देती, अब लिफाफा तू ही रख ले। क्या है दीदी,
बात बात पर आप तो रहने दीजिए, मैं ही रख लेती हूँ लिफाफा। कौन सा किसी का नाम लिखा है, आगे शगुन डालने के काम आएगा। देवरानी जिठानी की एक बहू, कभी बहू सासों से परेशान तो कभी सास बहू से, वहीं दूसरी और बहू के मायके में। सोच रहा हूँ राधिका को ससुराल से ले आऊं कुछ दिनों के लिए। अरे जाओ ले आओ कुछ दिनों के लिए, बहुत कुछ सिखाना है उसे। क्या है ना, जिस लिए दो दो उल्लुओं से उसकी शादी कराई है, कहीं वो सारा प्लान चौपट ना कर दे। वहीं राधिका भी मायके आने के लिए काफी परेशान थी, लेकिन सवाल फिर से वही कि भाई कौन सी सास से ले परमिशन। बड़ी सासू माँ, वो क्या है ना, घर की याद आ रही है तो मैं चली जाऊं। देखो मायके जाना है कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये बड़ी सास क्या होता है, हैं? बड़ी छोटी कुछ नहीं, तेरी एक ही सास है और वो मैं हूँ, समझी? ठीक है चले जाना, जा जाकर माँ से मिलकर आ थोड़े दिन। बहू खुश होकर तैयारी शुरू करती है कि सामने आ जाता है जिठानी का बेटा अनुज। अरे अरे राधिका, कहाँ चली राधा रानी? जी वो मैं ना मायके जा रही हूँ, माँ की याद आ रही है। अरे मैं छोड़ने चलूंगा ना, शादी के बाद तुम पहली बार मायके जाओगी तो अकेले थोड़ी ना जाओगी, मैं भी चलूंगा छोड़ने। एक रात रुकूंगा और फिर कल वापस आ जाऊंगा। राधिका जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके ससुराल से मायके जाए, लेकिन अब अपने मुंह से कैसे ये बात कहे। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, कल चलते हैं फिर। राधिका अनुज के पास से सीधे पहुंच जाती है देवरानी सास के पास। छोटी सासू माँ, वो क्या है ना, बड़ी सासू माँ ने मुझे मायके जाने के लिए हाँ कर दिया है। अब शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ, तो ये पूछना था कि अकेले जाऊँ या रोहित जी छोड़ कर आएंगे। हाय रे राधिका बहू, तुझसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी तुझे रोहित ही पसंद है अपने पति के रूप में। हाँ हाँ वही जाएगा, मैं उसे तैयारी करने के लिए बोल देती हूँ। राधिका अपनी आग लगा चुकी थी, लेकिन अब मायके जाना भी जरूरी था, तो मायके जाए तो कैसे, और वो भी अकेले। तभी वो अपनी माँ को फोन करती है और माँ को सारी बात बताती है। माँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसे जोकरों के घर में ब्याह कर दिया है मेरा। दो बेवकूफ सास के बीच में मेरी तो हालत खराब है। कब तक झेलना होगा इन लोगों को मुझे, और कल मैं इन लल्लुओं के साथ वहां नहीं आऊंगी। अरे मेरी राजकुमारी, क्यों परेशान हो रही है? मैं अभी तेरे पापा को कहती हूँ, सुबह सबकी आँख खुले तो सामने तेरे पिता खड़े हो, वही लेकर आएंगे तुझे। रहने दे दोनों को लड़ते झगड़ते। राधिका बहुत खुश हो जाती है, वो सो जाती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो ससुराल में है जहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और जहाँ एक नहीं दो सास खड़ी हैं। देख रही है दीदी, ये तो हम लोगों की भी अम्मा निकली, न आपको सास मानती है ना मुझे। तो प्रॉपर्टी चाहिए इसे। वही मैं सोचूं, कैसा बाप है, दो लड़कों से शादी करा दी बेटी की। दीदी लड़ तो हम ही रहे थे, दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही ना। अरे तो फिर अब क्या किया जाए? दीदी परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना। कल इसका बाप आएगा तो देखिए क्या करते हैं। देवरानी रात को राधिका के दोनों पति को साथ बिठाकर प्लान बनाती है। फिर अगले रोज सुबह राधिका का पिता बहन जी वो क्या है ना, राधिका को ले जाने आया हूँ मैं। अच्छा हुआ मेरे आधे ससुर जी आप आ गए। वो क्या है ना, ले जाइए राधिका को। और ये रहा तलाक का पेपर, मैं इस पेपर से मेरी शादी तोड़ रहा हूँ। तभी रोहित आ जाता है। ये मेरे तलाक के पेपर, मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जिसके दो पति हो। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे कल तक जिस घर में उसके लिए मारा मारी थी, आज कोई उसे रखना ही नहीं चाहता है। अरे ये कैसे? और तलाक ही देना है तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हक दो। तभी एक वकील आ जाता है। जी कैसे हक की बात कर रहे हैं आप? ये शादी तो मान्य है ही नहीं। इस घर में आपकी बेटी इन लोगों की बेटी की तरह ही रही है, ना इसका कोई पति हुआ ना ही सास। ये तो शादी के किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि दो शादी एक मंडप में। अरे भाई ये तो किसी की भी बीवी नहीं है, तो तलाक देने की भी जरूरत नहीं है।
माना मेरी देवरानी थोड़ी तेज और चालाक है, लेकिन हमारे घर का भला खूब जानती है। चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए प्रॉपर्टी वाले।